हेलो प्यारे साथियों। आप आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो गाइस, आज हम लाए हैं आपके लिए आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मतलब पहले ही चैप्टर है केमिस्ट्री का विलयन, जिससे लगभग काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और बच्चे साल भर इसी को पढ़ते रहते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आते। तो आज हम इसके इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स और थ्योरी लाए हैं, जिसको आप एक बार पढ़ेंगे तो आप मतलब इतना ही पढ़ लेंगे तो आपका पूरा काम हो जाएगा, आप दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो चलिए, आप सभी में से जो चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और कंटेंट अगर आपको अच्छा लगे तो ही आप लाइक कीजिए, ठीक है। तो चलिए, आज आप विलन को आखिरी बार पढ़ रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं। तो पहले आप इंट्रोडक्शन देख लेंगे विलयन का। विलयन दो या दो से अधिक घटकों का समांगी मिश्रण होता है, ठीक है। और विलयन में प्रमुख दो घटक होते हैं, विलेय, विलायक। तो आज हम इस पर ज़्यादा घुसेंगे नहीं क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मेन चीज़ है उसको हम कवर करेंगे। वैसे भी ज़्यादा पेपर में नहीं आता। और प्रकार, ठोस विलयन, द्रवीय विलयन, गैसीय विलयन, ठीक है, प्रकार हो गए आपके। अब इसमें सांद्रता भी व्यक्त करनी पड़ती है, तो सांद्रता, मोलरता, मोल अंश, ग्राम पर लीटर, नॉर्मलता, इसमें आप इसकी सांद्रता व्यक्त करेंगे। और इसके मुख्य नियम हैं हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके इसमें न्यूमेरिकल आता है इस चैप्टर से, जो कि इस टॉपिक के साथ अणुसंख्य गुणधर्म। तो सभी की बात हम करने वाले हैं आज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका पहला है विलयन की परिभाषा। तो दो या दो से अधिक घटकों का एक समांगी मिश्रण जिसके संघटन एक निश्चित सीमा के भीतर परिवर्तित हो सकता है। मतलब इसको आप ज़्यादा जानकारी के लिए पढ़ लीजिए कि दो या दो से अधिक घटकों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। ओके, तो आपकी परिभाषा होगी। अब विलयन के प्रकार, गैसीय विलयन जिसमें विलायक गैस हो, द्रवीय विलयन जिसमें विलायक द्रव हो, ठोसीय विलयन जिसमें विलायक ठोस हो, ठीक है। तो आपका ये हो गया। अब चलते हैं आगे। अब देखेंगे विलयन में आपके टॉपिक है जो सांद्रता से भी आपके मोलरता ये आपके क्वेश्चन पेपर में 2 नंबर या 4 नंबर का आता है। तो सभी की बात हम करने वाले हैं। तो पहले सांद्रता देखते हैं। विलायक या विलायन की एक निश्चित मात्रा में घुले विलेय की मात्रा, मतलब निश्चित विलायक या विलयन की मात्रा में घुले विलेय की मात्रा को ही सांद्रता कहते हैं। इसकी व्यक्त करने के प्रकार हैं द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, ग्राम प्रति लीटर, मोलरता, मोल फ्रैक्शन, ये आपके प्रकार होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखेंगे ये सांद्रता व्यक्त करने की विधियां हैं। पहला द्रव्यमान प्रतिशत, तो इसमें अभी थोड़ी बहुत टाइपिंग गलत हो गई है तो आप इसमें ध्यान मत दीजिए। 100 ग्राम विलय में उपस्थित विलय की ग्रामों में संख्या द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। इसका फॉर्मूला होता है W/W। इसको W/W से प्रेजेंट करते हैं। W/W मतलब W/W प्रतिशत विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, ठीक है। आयतन प्रतिशत, इसमें आयतन मतलब विलयन का कुल आयतन लेना है, ठीक है, और विलय का आयतन, ठीक है। तो आप ये कर लेंगे। और आपके एग्ज़ाम के लिए एक टॉपिक है ये आपका ग्राम पर लीटर। इससे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको आप कर लेंगे कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय का द्रव्यमान या आपके ग्राम पर लीटर में होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपके क्या है, आगे आपका ये, इसको हम लोग अलग स्लाइड पे लाए हैं जिसके आप स्क्रीनशॉट खींचते रहिए। आप इसको कभी बैठ के पढ़ सकते हैं। ये आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट। आप इसको कुछ ना पढ़िए इस चैप्टर से, मतलब अभी तक जो इतना पढ़ा उसमें कुछ ना पढ़िए, आप ये ज़रूर पढ़ लीजिए, ये आपके पेपर में ज़रूर आता है। तो देखते हैं क्या है। इसमें एक लगा लीजिएगा, 1 लीटर विलयन में घुले विलय के मोलों की संख्या, ठीक है। तो आपका पूरा फॉर्मूला ये दिया गया है। और ये ऐसी मोललता में 1 किलोग्राम विलायक होता है, ना कि विलयन नहीं, विलायक होता है। ओके, तो आप ये कर लेंगे।
जिससे कि आप स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे तो आपको मतलब पूरा क्लियर हो जाएगा। आज वन शॉट पूरा इम्पोर्टेंट टॉपिक को ही हम कवर करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है नॉर्मलता और मोल प्रभाज। तो नॉर्मलता क्या है? 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, इसका फॉर्मूला दिया गया है। आगे मोल प्रभाज, विलयन में किसी घटक के मोलों की संख्या विलयन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात। अगर आपको विलेय का चाहिए तो आप विलेय के मोलों की संख्या ऊपर और विलयन की टोटल नीचे। अगर आपको विलायक का चाहिए तो विलायक के मोल और पूरे विलयन के मोल का अनुपात। ठीक है, तो आप ये स्क्रीनशॉट लेते रहिए। आगे चलते हैं। आगे आपका एक नियम आ गया। ये नियम भी कभी कभी आ जाता है आपके एग्जाम में, हेनरी का नियम। तो इसका नियम क्या कहता है? स्थिर ताप पर किसी द्रव में गैस की विलेयता मूल अंश के रूप में द्रव की सतह पर गैस द्वारा लगाए गए आंशिक दाब के समानुपाती होता है। ठीक है, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस द्वारा लगाए गए आंशिक वाष्प दाब के समानुपाती होती है। तो इसका फॉर्मूला ये है, आपका विलेयता आपकी जो होती है उसको आप मूल प्रभाज के रूप में व्यक्त कर रहे हैं तो आप इधर पर एस लिखेंगे, वाष्प दाब को पी से, तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आपकी मूल प्रभाज। ठीक है, तो आप ये कर लेंगे। ये आपका जहाँ आप पी गैस का आंशिक दाब, जहाँ पी गैस का आंशिक दाब, एक्स विलयन में गैस का मूल अंश, किया हेनरी स्थिरांक। ठीक है, आप समानुपाती हटाएंगे। ये आपका फिगर है, आप देखिए इधर पर। अभी इसमें दाब नहीं लगाया ज़्यादा, कम दाब है, तो आपके विलायक के कण ऊपर ऊपर हवा में उड़ रहे हैं, मतलब अभी ज़्यादा विलेयता नहीं है, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा नहीं है, अभी लो सॉल्युबिलिटी है। जब हमने अच्छी दाब लगाया, अच्छी दम से दाब लगाया, दबा दबा के लगाया दाब, तो आपकी विलेयता बढ़ गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका ये आता है एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि हेनरी के नियम की सीमाएं और अनुप्रयोग बताओ। तो हेनरी के नियम की सीमाएं हैं, दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, गैस विलायक के साथ रासायनिक अभिक्रिया नहीं करना चाहिए। कि अगर आप घोलने में पता चले कि वो अभिक्रिया ही कर गया तो आपका इसमें क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसके अनुप्रयोग भी देख लीजिए। शीतल पेय सोडा जल में CO2 की विलेयता बढ़ाने, आप जब पेप्सी पीते हो उसमें CO2 गैस दाब लगा कर ही घोली जाती है। ठीक है, आगे देखिए, गहरे समुद्र में गोताखोरी, स्कूबा डाइविंग के दौरान उनके सिलेंडर में भरी रहती है कुछ नाइट्रोजन और हीलियम गैस, और अधिक ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई, एनोक्सिया, जो पहाड़ों में रहते हैं उन पे ज़्यादा उनकी गैस ना घुल पाती है जिसके कारण उन पे एनोक्सिया लगने लगता है, एनोक्सिया रोग हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये आगे आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक अब शुरू हो गया है इधर से, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अणुसंख्य गुणधर्म। तो यह है विलयन के वे गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि उनकी प्रकृति। कणों की संख्या इसमें व्यक्त की जाएगी, कणों की संख्या के आधार पर हम ये डिसाइड करेंगे कि ये कौन सी प्रकृति मतलब दर्शाता है। ठीक है, तो इसके प्रकार हैं, वाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परासरण दाब। ये आपके 4 टॉपिक हैं जिसको हम अच्छे से कवर करेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए क्या, क्योंकि इससे बेहतर कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को दबा के शेयर कीजिए, जिससे कि हम आगे वाले चैप्टरों को, आगे के चैप्टर को पूरा एक साथ कवर करने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए, वाष्प दाब का अवनमन। जब किसी वाष्पशील विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। आपकी थ्योरी है ये, उसका फॉर्मूला देखिए क्या है, डेल्टा P इज इक्वल टू P0 माइनस P1, मतलब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, क्योंकि अगर आप शुद्ध अगर विलायक तो उसकी वाष्प दाब अधिक हो, अगर हम विलयन बना देंगे जिसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिले हैं जिससे के कारण कि उसकी विलेयता कम हो जाएगी। ठीक है, वाष्प दाब उसका कम हो जाएगा। तो आप ये फॉर्मूला देख लेंगे, ये आपका फिगर से आप समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका ही आ गया राउल्ट का नियम। राउल्ट ने 2 नियम दिए, एक अवाष्पशील विलेय
द्वारा मान लो जिसमें आवासशील विलय घोले हैं, तो इसमें वाष्पशील द्रवों के विलयनों के लिए, ठीक है। तो पहले इसका देखेंगे, पहला नंबर, दिए गए ताप पर किसी आवासशील विलय का विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और विलायक के मोल प्रभाषी गुणनफल के बराबर होता है। देखिए, पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी सॉल्वेंट, और पी सॉल्वेंट अपना आता है जो ना आपका P1, आप ऐसे समझिए, P1 आएगा P0 और X1, और P2 आएगा P0 X2। और अगर टोटल चाहिए तो टोटल आपका ऐसा आ जाएगा, P बराबर P1 प्लस P2, जहाँ P1 बराबर P1 नॉट X1 प्लस P2 नॉट और X2। ये आपका ये नियम हो गया, आप समझ लेंगे। ये इधर पर दिया गया नहीं, सॉरी वो हमने दूसरे का बता दिया, वो वाला ये है। आप कंफ्यूज मत होइए, दूसरा जो हमने पहले बता दिया वो ये वाला समझा दिया, ओके कोई बात नहीं। और ये वाला भी आप देख लेंगे, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन बराबर होगा पूरे मतलब विलय के मोल प्रभाष के बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला हमने पहले ही बता दिया, कंफ्यूज मत होइएगा। ये आपका पहले बताया गया है और ये आपको बाद में बताया गया, ओके। वही चीज़ है जो हमने बताया, P1 बराबर P1 प्लस P2 बराबर P0 X1 है, ये वही चीज़ है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अब ये आ गया आदर्श अनादर्श, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अंतर पूछ लेता है कभी कभी, तो देख लीजिए। आदर्श विलयन, जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। इनका एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है, इनका आयतन परिवर्तन भी शून्य होता है, इनके अवयवों को बीच आकर्षण बल बराबर होता है, ठीक है। अनादर्श विलयन में सब उल्टा हो जाए, जो चीज़ आदर्श विलयन में है वो अनादर्श विलयन में नहीं होती है। जैसे कि ये राउल्ट का नियम का पालन नहीं करते, इनके एंथैल्पी परिवर्तन शून्य नहीं होता है, इनका आयतन परिवर्तन शून्य नहीं होता है, इनके अवयवों के बीच आकर्षण बल असमान होता है, ओके। चलेंगे आगे। ये आपके अनादर्श विलयन के प्रकार ये भी कभी पूछ लेता है। तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन, इसमें इन विलयनों पर प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब राउल्ट के नियम से अधिक होता है, अपेक्षित वाष्प दाब से अधिक होता है, ओके। P इज ग्रेटर देन P0 X, ठीक है। इसमें सब ज़्यादा होगा, मतलब प्लस की तरफ होगा, तो इसमें सब कम होगा, ठीक है। ऋणात्मक में माइनस के मतलब -0 से कम होगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वथनांक उन्नयन, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई आवासशील विलय मिलाया जाता है तो प्राप्त विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक हो जाता है। इस अंतर को क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। कारण देख लेते, विलय मिलाने में वाष्प दाब कम हो जाता है, अतः विलयन को उबालने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता होती है। इतना बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लाए हैं, इसको पढ़ के आप आसानी से अपने पेपर में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। यह उसका फॉर्मूला है, टीवी बराबर टीवी माइनस T0 भी, ओके। जहाँ टीवी है आपका डेल्टा टीवी है क्वथनांक में उन्नयन, और टीवी है विलयन का क्वथनांक, और T0 भी शुद्ध विलायक का क्वथनांक, ओके। ये आपका एक ये पूछता है कि क्वथनांक में उन्नयन और मोललता में संबंध सिद्ध कीजिए, तो ये आपका संबंध दिया गया है कि क्वथनांक में उन्नयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपाती है मोललता के, और समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो के भी नियतांक आएगा जो कि मोलल उन्नयन स्थिरांक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमांक का अवनमन, ये भी ऐसे ही है, बस इसमें आवासशील विलायक विलेय पदार्थ मिलाएंगे और इससे इसका हिमांक जो है, इसका हिमांक कम हो जाएगा, ओके। क्या आपका ये हो गया। इसका फार्मूला देख लीजिए, टी डेल्टा टी एफ बराबर T0F, यानी कि विलयन, T0F आपका शुद्ध विलायक, और TF है आपके इसका विलायक का हो गया विलयन का हिमांक, ओके। आगे देखेंगे, प्रयोग से यह पाया गया कि इसमें भी वही सेम संबंध है कि डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M यानी मोललता। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका आ गया परासरण और परासरण दाब। अर्धपारगम में झिल्ली के माध्यम से विलायक के अणुओं को कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः प्रवाह, अधिक से कम सांद्रता की ओर प्रवाह आपका परासरण कहलाता है। और परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो सा दाब लगाया जाता है वो आपका परासरण दाब कहलाता है, जिसको आप पाई से व्यक्त करते हैं। किससे? पाई से। पाई बराबर CRT, जहाँ C मोललता यानी कि सांद्रता, R गैस नियतांक, T टेम्परेचर,
आपके सवालों में आर दिया रहेगा, क्योंकि इससे सवाल आता है, न्यूमेरिकल एक आता ही आता है, किसी न किसी सेट में तो ज़रूर आएगा। जहाँ पर आर गैस नियतांक जो कि आपके एग्ज़ाम पेपर में दिया ही रहता है लगभग पीछे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपका आ गया अर्धपारगम्य झिल्ली। ऐसी झिल्ली जो केवल विलायक के अणुओं को अपने में से होकर गुजरने देती है, परंतु विलय के अणु को नहीं, ये अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है, इसके एग्जाम पर पर्चमेंट पेपर, सुअर का मूत्राशय, कॉपर फेरोसाइनाइड और सेल्यूलोज एसीटेट। आप ये देख लीजिए वार्नठाप गुणांक, जिसको आई से प्रेजेंट करते हैं, ये भी आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। परिभाषा देख लीजिए, विलय के संगुणन या वियोजन के पश्चात कणों की संख्या और संगुणन या वियोजन से पूर्व कणों की संख्या का अनुपात आई कहलाता है। ओके, या आप जैसे NaCl टूटेगा Na+, इसमें N, ये आपका टूटेगा Na+Cl माइनस में 2 अवयव होगा, तो इसका हो जाएगा 2। ठीक है, ऐसे आप देख लेंगे। तो आशा है आप सभी को वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करके कमेंट करके हमें बताइए कि अभी आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है, हम उसी टॉपिक की वीडियो आपके लिए लाएंगे। अभी हमने गणित की फर्स्ट बुक के सभी फॉर्मूले हमारे वीडियो के सेक्शन में पढ़े हैं, आप जाके देख सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हम ऐसे कंटेंट लाएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, मात्र 10-15 मिनट की सीरीज होगी, बाकियों की तरह नहीं कि पूरा आपका पूरा समय ले जाए। कम समय में अधिक पढ़ना, यही तो टॉपर की रणनीति होती है। इसी के हिसाब से हम आपको पढ़ाने वाले हैं। आप हमारे साथ एग्ज़ाम तक बने रहेंगे तो आप अच्छे अंक ला सकते हैं। ठीक है, ये आपका पहला चैप्टर हो गया। आप लोग कमेंट करके बताइए कि अगर आपको सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर में प्रॉब्लम हो रही हो तो हम उन दोनों का एक साथ ही वन शॉट लाएंगे, जो कि आपके 15 से 20 मिनट का ही होगा। तो आशा है आप सभी को वीडियो पसंद आया हो। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, लव यू।